प्रिय बच्चों, आज ये आपके सामने पार्ट 3 पृष्ठ रसायन के उत्प्रेरण से संबंधित पार्ट 3 की व्याख्या होगी। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था, माध्यमिक यौगिक शॉर्ट में देख लीजिए कि यदि कोई उत्प्रेरक ए होता है, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट ए और बी अभिक्रिया करते हैं और ये ए बी बनाते हैं। सी यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो पहले क्या होता है, एक अभिकारक सर्वप्रथम उत्प्रेरक से अभिक्रिया करता है और ये AC बनाता है, जो इंटरमीडिएट जो है ये होता है माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट बनता है। और जो इंटरमीडिएट बनता है वो फर्दर रिएक्शन करता है सेकेंड रिएक्टेंट से, दैट मीन्स बी रिएक्टेंट से, और ये एट लास्ट AB प्रोडक्ट बनाता है और कैटालिस्ट वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे कि हमने यूज़ किया था। पर कुछ कमियां हैं जो कि माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत की व्याख्या करने में कुछ कमियां आई। पहला तो सिद्धांत की जो कमी रही, यह जो है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। वर्धक आप पढ़ चुके हो, प्रमोटर, इसी तरीके से उत्प्रेरक विष, इन दोनों की व्याख्या नहीं करता कि किस प्रकार जो है अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कराएंगे। सेकंड जो सबसे मेन कमी है वो है कि माध्यमिक यौगिक का जो सिद्धांत है वो माध्यमिक यौगिक किस तरीके से बनता है, जैसे ये है माध्यमिक यौगिक किस तरीके से बनेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो सेकंड इसकी ये कमी रही। थर्ड कमी है कि यह सिद्धांत साधारण उत्प्रेरक में जो अभिक्रिया की सक्रियता का जो दर होता है वो कम होता है, जबकि अगर हम कोलाइडी अवस्था में या चूर्ण अवस्था में, कोलाइडी अवस्था में या चूर्ण अवस्था में यदि हम उत्प्रेरक उपयुक्त करते हैं तो इन दोनों अवस्थाओं में जो सक्रियता होती है वो साधारण उत्प्रेरक की अपेक्षाकृत क्या होती, अधिक होती है। इसकी व्याख्या माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत नहीं कर पाता है। फर्स्ट पॉइंट, ये वर्धक और विष की व्याख्या नहीं करता है। सेकंड पॉइंट, माध्यमिक यौगिक उत्पाद बनता है या नहीं बनता है, उसके लिए कोई प्रमाण आज तक नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि चाहे वो कोलाइडी अवस्था में, साधारण कोलाइडी अवस्था में और या चूर्ण अवस्था में है तो उसकी सक्रियता अधिक होती है अपेक्षाकृत जो साधारण इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, ये उत्प्रेरक की कुछ कमियां रही। अब सेकंड जो इसका थ्योरी है, उस सेकंड थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड थ्योरी क्या है, लास्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट थ्योरी है आपकी माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत की, और सेकंड थ्योरी है जो अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। अधिशोषण सिद्धांत जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी होती है, ये थ्योरी केवल विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को फिर से देख लीजिए ताकि चीजें समझ में आए। विषमांगी का होता है जब रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होता है, अगर ये दोनों
एक ही अवस्था में हों, सेम फिजिकल स्टेट। फिर समझिए, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो, ये गैस है तो ये भी गैस होगा, ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड हो, ये कहलाता है सममांगी। चूंकि हम बात क्या कर रहे हैं, विषमांगी की। विषमांगी क्या कहती है थ्योरी, ये अगर गैस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो ये किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये कैसा होता है, सेम ना होकर के डिफरेंट फिजिकल स्टेट होना चाहिए। इसकी व्याख्या करता है अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है, मान लीजिए कुछ उत्प्रेरक हैं और ठोस अवस्था में हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे और इनमें कुछ फ्री वैलेंसी पाई जाती है। ये मान लीजिए है, इसमें कुछ फ्री वैलेंसी पाई जाती हैं और होता क्या है, रिएक्टेंट इन फ्री वैलेंसी में आता है। मान लीजिए ए रिएक्टेंट है और ये बी रिएक्टेंट है, फ्री वैलेंसी के संपर्क में आएगा और एक तरीके के अस्थायी बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ए और बी ये जुड़ गए, ये कैसा बॉन्ड होगा, टेम्पररी बॉन्ड होगा। ये टेम्पररी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और अंततः ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं और प्रोडक्ट के रूप में ये प्राप्त हो जाते हैं। प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हो गए। दूसरे रिएक्टेंट आएंगे, इसी पर जुड़ेंगे, जो कि अस्थायी बॉन्ड के द्वारा फिर रिएक्टेंट करेंगे। ये फास्ट रिएक्शन होती रहती है और ये कहलाता है अधिशोषण सिद्धांत। अब इसकी व्याख्या करने के लिए, अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए एक आता है कि इसमें कुछ सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सक्रिय केंद्र। ये शायद थ्योरी आपको समझ में आई होगी कि ठोस अवस्था में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सरफेस पर कुछ मुक्त वैलेंसीज पाई जाती हैं। जो रिएक्टेंट होता है उन वैलेंसी से अस्थायी बॉन्ड बनाते हैं। अस्थायी बॉन्ड के बाद ये प्रोडक्ट के रूप में बाहर चले जाते हैं, प्रोडक्ट बन गया। देन सेकंड आते हैं, देन थर्ड आते हैं। फास्ट रिएक्शन होती रहती है और इसी तरीके से जो है अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें कहा जाता है कुछ क्रैक्स पाए जाते हैं। क्रैक मतलब कुछ दरारें पाई जाती हैं और उन दरारों के माध्यम से अभिक्रियाएं होती हैं। मान लीजिए निकिल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है Na, तो Na की कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं। जैसे ये Na मॉलिक्यूल लग गया इस तरीके से, ये Na, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल ये है, सेकंड इस तरीके से लग गया, फिर इसी तरीके से थर्ड लग गया। मतलब कहने का मतलब ये ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में है तो इसके मध्य क्या पाई जाती हैं, कुछ क्रैक्स पाए जाते हैं। यानी कुछ अभिक्रिया करने के लिए कुछ इसमें केंद्र बिंदु पाए जाते हैं। और मान लीजिए कि इसमें ये केंद्र बिंदु है, तो रिएक्टेंट क्या करता है, इन केंद्र बिंदु में आ करके अभिक्रिया करेगा। इधर से भी Na लग गया, इस तरीके से एक सक्रिय केंद्र बिंदु है और यहाँ तक Na भरा हुआ है, पूरा लगा है।
इस क्रैक पोजीशन में क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट आता है। इसी थ्योरी की व्याख्या करता है कि इसके अंदर रिएक्टेंट आता है और मान लीजिए ये रिएक्टेंट ए आया, ए क्या करता है, वो इन सक्रिय बिंदुओं से जुड़ जाता है और यहाँ बी हो गया, ये भी सक्रिय बिंदुओं से जुड़ गया और इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा, स्थायी बंध। और जैसे ही स्थायी बंध बनेंगे ये सक्रिय बिंदु फिर मुक्त हो जाते हैं और फिर इनके स्थान पर क्या लग जाता है, रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट आते हैं। इस तरीके से खांच पाई जाती हैं और इन खांचों में अभिक्रिया की जाती है और इन खांचों को कहते हैं सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र, इन सक्रिय केंद्रों में अभिक्रिया करता है। ये थ्योरी कहलाती है अधिशोषण सिद्धांत। नेक्स्ट है कि अधिशोषण सिद्धांत के विषय में एक मेथड आता है लॉक की मेथड। अब इसको भी समझ लेंगे। ये सक्रिय केंद्र समझ में आया, इसकी और अच्छी व्याख्या करता है जो अगला मेथड है, इसको कहते हैं लॉक की मेथड। लॉक एंड की मेथड। लॉक एंड की मेथड, ताला चाबी का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है जिस प्रकार किसी ताले को खोलने के लिए किसकी जरूरत होती है, चाबी की। चाबी की सहायता से ताले को खोला जाता है। उसी प्रकार जो उत्प्रेरक होते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार की खांचें पाई जाती हैं और उन खांचों में जो भी अभिकारक होते हैं वो उसमें फिट हो जाते हैं और फिट होने के बाद ये उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए इस मेथड को, खांचे बनानी हैं और इन्हीं खांचों में क्या फिट हो जाता है, रिएक्टेंट फिट होता है। मान लीजिए ये हमने कैटालिस्ट बनाया, कैटालिस्ट बनाया और कैटालिस्ट के साथ में जो अभिक्रिया कराएगा, कैटालिस्ट करा रहा, रिएक्टेंट होगा जो उसी तरीके से खांच का होगा जिस तरीके से उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक हो गया, सही से बना लीजिए। ये क्या हुआ, ये उत्प्रेरक हुआ और ये क्या हुआ, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और उत्प्रेरक क्या करता है, ये आपस में खांचों में फिट हो जाते हैं। ये खांचों में फिट हो गए और खांचों में फिट होने के बाद इसको कहते हैं एंजाइम, ईएस और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मान रिएक्टेंट ईआर कह लो, एंजाइम एंड रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये बनाता है प्रोडक्ट जो कि कैसा होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। और जो रिएक्टेंट होता है वो इन खांचों में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के बाद में ये प्रोडक्ट बनाता है। एक्चुअल में ये एंजाइम की व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट वाला हमने क्या कहा था, फर्स्ट हमने कहा था कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं, उसी तरीके से ये एंजाइम कैटेगरी की व्याख्या करता है कि जो एंजाइम जो रिएक्टेंट की तरह वर्क करता है वो कैसे कार्य करेगा। तो एंजाइम के विषय में है, तो एंजाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद क्या बनाता है, जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
इस तरीके से ये प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया और ये पूरा कंप्लीटली क्या हुआ, ये कह सकते हैं ये प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। नीचे लिखे दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो अधिशोषण सिद्धांत से एंजाइम के क्रियाविधि को भी समझा जा सकता है और ये मेथड कहलाता है लॉक की मेथड। इसमें क्या होता है, कैटालिस्ट जो कैसा होता है, ताले की तरह होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो चाबी की तरीके से वर्क करेगा, ये आएगा इसमें फिट होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जो एंजाइम होता है वो फ्री हो जाता है, एंजाइम क्या होता है, फ्री हो जाता है और फ्री होने के बाद में जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। पहले तो बात समझिए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो बॉडी होता है, शरीर, उसमें हजारों की संख्या में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। एंजाइम क्या करता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने का कार्य करता है। यानी यहाँ पर किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का। जैसे भोजन के पाचन में देखते होंगे, रोटी देर तक चबाने पर हमें कैसे लगती है, मीठी लगती है। तो यहाँ पर रोटी मीठी क्यों लगती है, या ब्रेड खाइए मीठा क्यों लगता है, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे जो लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों का स्रावण होता है और ये एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ते हैं। एंजाइम की प्रेजेंस में एंजाइम किस तरीके से कार्य करेगा, कैटालिस्ट, और ये कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से रिएक्टेंट है। सेम थ्योरी वही अप्लाई होती है कि एंजाइम पर कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, खांचे पाई जाती हैं। इन खांचों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है और कार्बोहाइड्रेट एंजाइम दोनों मिलते हैं और ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अभी आपने देखा था कि एंजाइम प्लस रिएक्टेंट ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, एंजाइम ES इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। ES इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर ये टूटता है किसमें, एंजाइम में, यानी जो एंजाइम था वैसे फ्री हो गया, प्लस रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में। बात समझ में आ रही होगी, फिर से समझ लीजिए। कोई भी एंजाइम क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार के खांचे होते हैं जो कि रिएक्टेंट के साथ में अभिक्रिया करता है, जुड़ता है। रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ES इंटरमीडिएट कंपाउंड, और ES इंटरमीडिएट कंपाउंड में लास्ट में एंजाइम वैसे ही फ्री हो जाएगा और अंततः हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन भी यही है कि अभिक्रिया को कराने का कार्य करते हैं, बट कभी भी अभिक्रिया में क्या नहीं लेते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं कि खुद उसमें पार्टिसिपेट करें, खुद उसमें टूटें। वो टूटते नहीं हैं, वो एज सच रिएक्शन के अंत में हमें प्राप्त हो जाता है। ये है एंजाइम उत्प्रेरक। अब इसके बाद में एंजाइम उत्प्रेरक में जैसे कि हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं एंजाइमों में, जैसे ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। अगर इस एग्जाम्पल में ट्रिप्सन को ले लें, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ेगा। और जो प्रोटीन को तोड़ेगा ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है।
एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, एक तरीके से कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है, और ये जो कैटालिस्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, एंजाइमेटिक कैटालिस्ट होगा, क्योंकि एक प्रकार का एंजाइम है। चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसी एग्जाम्पल में ले लो कि जो लार होती है, लार को भी हमने आपको बताया है, ठीक है ना, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को, जो हम लोग वसा खाते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इस तरीके से जो वसा खाते हैं, वो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ता है। किसमें, वशीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में, देन ग्लिसरॉल में। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एंजाइम के बाद में इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों, जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोएंजाइम किसे कहते हैं। ये शायद समझ में आ गया, एग्जाम्पल पुटअप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरक। अगला है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं? तो कोएंजाइम के लिए एक सिंपल सा मेथड समझ लीजिए कि जितने भी एंजाइम होते हैं वे सभी किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। परंतु कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अप्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी सभी एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के, और जबकि कोएंजाइम जो होते हैं वो अप्रोटीन नेचर के होते हैं। बस सिंपल सी ये चीज़ है, अप्रोटीन